नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान हमारे बहुत पुराने अजीज दोस्त आशीष कौल हैं। आशीष कौल एक लंबे अरसे से मीडिया से जुड़े रहे हैं और कश्मीर को लेके उनके मन में बहुत ही संवेदनशीलता है। कश्मीर आज जो कश्मीर है उसके हालात क्या है, वहाँ से लेके और जो कश्मीर का इतिहास है, उस पर आशीष कौल ने बहुत ही गहन अध्ययन किया है और विस्तृत जानकारी इकट्ठा की है। अभी हाल में एक मूवी रिलीज हुई है 8 मार्च को, वीमेन डे के दिन, कश्मीर की महिलाओं के बारे में, और मूवी का नाम है स्त्री देश। तो मैं उसी मूवी के बारे में बात करेंगे। वह मूवी किस तरह से मूर्त रूप ले पाई और उसमें आशीष ने कितने तरह के चुनौतियों का सामना किया वह मूवी बनाने में, और उसके सारे रिकॉर्डिंग से लेके उसकी वीडियोग्राफी में, इन्हीं सारे मसलों पर मैं आशीष से विस्तार से जानने की कोशिश करूंगा। आशीष, आपका स्वागत है। और पहला बहुत सवाल बहुत तो धन्यवाद यही है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मौजूदा हालात में, जबकि कश्मीर सिर्फ और सिर्फ पिछले कई दशकों से दहशतगर्दी के लिए जाना जाता है, कॉम्युनल वायलेंस के लिए जाना जाता है, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है, उस कश्मीर के बारे में जो उसका जो दूसरा रूप है, जो महिलाओं को लेके कश्मीर के इतिहास में क्या महत्व है, महिलाओं का कश्मीर के इतिहास में, अविभाजित कश्मीर के इतिहास में क्या योगदान रहा है, उस पर आपने जो एक मूवी बनाने में अपना अहम योगदान दिया है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में कब आया? वाशिद भाई, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सालों के बाद आपसे बात हो रही है। जैसा आपने कहा कि बहुत पुराना रिश्ता हमारा रहा और मीडिया में एक बहुत लंबी पारी है। अभी 26वां साल मेरा शुरू हो गया इस इंडस्ट्री में। तो करीब 6 साल पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया था, जो मेरी दूसरी किताब थी। मेरी पहली किताब कश्मीर के ऊपर जो आई थी, बहुत बड़ी बेस्ट सेलर रही और कंटिन्यू है, रिफ्यूजी कैंप के नाम से। उसके बाद में मेरी जो दूसरी किताब आई वो उसका नाम था दिदा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर। तो जब ये किताब पे मैं काम कर रहा था तो एक महिला का मेरे दिमाग में जो एक कॉन्सेप्ट था, एक कहानी थी, एक कश्मीर की एक रानी थी जिसका नाम दिदा था। और इंसिडेंटली दिदा, हम जैसे अपनी बड़ी बहनों को दीदी कहते हैं, अपनी जो ग्रैंड मदर्स हैं उनको दादी कहते हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ये शब्द का जो जेनेसिस है वो इस रानी के नाम से शुरू हुआ जिसका नाम दिदा था। दिदा का बेसिकली मूल रूप से इसका अर्थ होता है एक एम्पावर्ड वुमेन, एक सशक्त महिला, जिस महिला को अपनी शक्ति का आभास हो और वो इतनी इवॉल्व्ड हो कि अपनी, देखिए, शक्ति कई लोगों के पास होती है पर कई लोग शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो ऐसा इंसान हो, ऐसा व्यक्ति हो जो जिसको अपनी शक्ति का भी आभास हो और उस शक्ति का वो सही मायने में संतुलन भी कर सके, महिला के रूप में उसको दिदा का नाम दिया जाता है। और ये महिला हमारे परिवार से जुड़ी हुई थी। मेरी दादी का जो परिवार है वो इसी वंशावली में आता है। तो इस महिला को लेकर के मैं बचपन से सुनता आ रहा था। मेरी जो नानी थी वो हमेशा इसका रेफरेंस दिया करती थी दिदा का। तो मेरे माइंड में हमेशा ये दिदा का एक चरित्र घूमता रहता था। और जब मैंने कॉन्शियसली कश्मीर के ऊपर काम करने की ठानी, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स रेफ्यूजी कैंप जब मैंने क्लोज किया तो उसके बाद दिदा का मेरे दिमाग में आया कि दिदा पे काम मुझे करना चाहिए। और आया तो बहुत आसानी से आया, लेकिन उतना ही मुश्किल काम था दिदा का। क्यों? दिदा आज से 1100 साल पहले, मैं कह सकता हूँ कि उसका अवतरण हुआ था। करीब ये 9वीं शताब्दी की बात है, 9वीं 10वीं शताब्दी के बीच में, 925 ईस्वी में दिदा का। तो आज 11 करीब 1150 साल हो गए दिदा को जन्मे। लेकिन हम भी ये जानते हैं कि जो भारत का, खासकर अविभाजित भारत है या आज का जो भारत है, उसका जो इतिहास है वो अलग-अलग लोगों ने, अलग-अलग आक्रांताओं ने, जितने लोग आए, चाहे मंगोल आए, तुर्क आए, अफ़गानी आए, फिर उसके बाद मुगल आए और फिर फाइनली अंग्रेज आए। इन सब लोगों ने 8-10 बार हमारे देश का इतिहास तोड़ा-मरोड़ा, खत्म कर दिया, नया इतिहास लिखा गया, उसको फिक्शनलाइज़ किया गया और फाइनली आज जो हम इतिहास पढ़ते हैं, मेरे अपने 6 साल
के रिसर्च से, मैं खुद आज एक डॉक्टरेट स्टूडेंट हूँ, मैं ये बात को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जो भारतवर्ष का आज जो हम इतिहास पढ़ते हैं, इट इज नथिंग मोर देन अ बुक ऑफ फिक्शन। दिदा की जहां तक बात आती है, दिदा पे सिर्फ एक व्यक्ति ने आज तक लिखा, जो करीब 12वीं शताब्दी में कलहन पंडित, एक कश्मीर के प्रधानमंत्री के बेटे थे। उन्होंने एक इतिहास, कश्मीर का सबसे जो जो एक सबसे बेहतरीन इतिहास लिखा गया, वो उस किताब का नाम है राजतरंगी, जो करीब 12वीं शताब्दी में कलहन पंडित ने लिखी, करीब 2,500-3,000 पन्ने की किताब है, संस्कृत में लिखी गई थी। उसके बाद में करीब आज से 200 साल पहले उसके अनुवाद हुए, और फाइनली एक पोलिश हंगेरियन सिटीजन से जो ब्रिटिश नेशनल बने बाद में, ऑरल स्टेन, जिनका दिल्ली में इंदिरा गांधी, ये जो अपना इंडिया हैबिटेट सेंटर है, उनका उनका एक डेडिकेटेड हॉल भी वहां पे। तो स्टेन ने संस्कृत को पढ़ा, करीब 2-3 दशक उन्होंने कश्मीर की लिपि, जो शारदा लिपि है, उसको पढ़ा, उसको समझा, और उसके बाद में राजतरंगी का उन्होंने अनुवाद किया। अब कुल मिला के ये कि इस राजतरंगी में कश्मीर के पूरे राजाओं की कहानी है, कश्मीर का पूरा इतिहास है, और दुनिया में मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स अ बेंचमार्क इन हिस्टोरिकल राइटिंग, कि हिस्टोरिकल राइटिंग कैसे करनी चाहिए, वो कलहन पंडित की अगर हम ये किताब पढ़ें तो हमें उसमें समझ में आता है। खैर, उसमें आशीष, दिदा मैं के बीच सिर्फ में वही मैं पन्ने थे। जी, मैं इसमें मैं दिदा बीच के में ऊपर में। थोड़ा इंटरप्ट जी कर रहा हूँ आपको। जी 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 मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग जो अपना जो थीम है जी जी उस जी मूवी का, स्त्री जी, देश जो मूवी मैं आप उसी लोगों ने जी बनवाई है, तो जी जी उस उसी पर पे आ हम रहा लोग थोड़ा हम दोबारा आना चाह रहे हैं। जी जी जितना उसी पे आ मैंने रहा उस मूवी को देखा है, उसके ट्रेलर को देखा है, या आपसे जितनी चर्चा हुई है, तो मुझे लगता है कि जो अविभाजित कश्मीर था, उसमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार, या महिला शासक 10,000 साल पहले हुए हैं अविभाजित कश्मीर में। जी और यशो देवी से लेके और जिस दिद्दा की आप बात कर रहे हैं, एक के बाद एक बहुत ही कामयाब महिला रूलर्स हुई हैं, जिन्होंने एक शासक के रूप में उस अविभाजित कश्मीर में जो काम किया, जो जनता के हितों की रक्षा की, दैवीय आपदाओं के दौरान भी जिस तरह से इन महिला शासकों ने अपनी जनता के लिए तरह-तरह के वेलफेयर स्कीम शुरू किए, वो आज के दौर में उन सभी लोगों के लिए एक सीखने लायक चीज़ है, जो लोग भी शासन प्रशासन को चला रहे हैं। वो चाहे दुनिया के किसी भी देश के शासक हैं, चाहे राजशाही है या लोकशाही है। दूसरी चीज़ जो मेरे समझ में आई, उस आपके उस काम को देख के, उस मूवी को देख के, कि बराबरी का अधिकार तो महिलाओं को था ही अविभाजित कश्मीर में। कुछ मामलों में महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा अधिकार हासिल थे, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर। और तीसरी बात, जिस डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं, डेमोक्रेटिक व्यवस्था की बात करते हैं, वह डेमोक्रेटिक व्यवस्था भी अविभाजित कश्मीर में 10,000 साल पहले से मौजूद थी, जिसको कि आज हम ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, उस डेमोक्रेसी को। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि दिद्दा के पहले जो वहाँ के रूलर्स हुई, जो रानियाँ हुई, इन्होंने शासन प्रशासन को चलाया, जनता के वेलफेयर्स का ध्यान रखा, उस कश्मीर में और आज के कश्मीर में किस तरह की सिमिलैरिटी या डिस्पैरिटी आपको दिखाई दे रही है? जी। तो मैं उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहा था, पर्सपेक्टिव दे रहा था कि दिदा की कहानी से स्त्री देश का जन्म हुआ। जब मैंने दिदा पे रिसर्च करना शुरू किया, और मुझे रिसर्च के नाम पे सिर्फ 2 पन्ने मिले, 3,000 पन्नों की किताब में केवल 2 पन्ने स्केची इन्फॉर्मेशन था दिदा के बारे में, जिससे मुझे मेरे लिए कंपल्शन रहा कि मुझे अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, और जो अनडिवाइडेड इवन पाकिस्तान का साइड जो है, मुझे इस पे एक्सटेंसिव रिसर्च करना पड़ा करीब 6 साल। और स्त्री देश प्रोजेक्ट का जन्म हुआ, और स्त्री देश प्रोजेक्ट से मुझे ये समझ में आया कि केवल दिदा की बात नहीं है, कश्मीर में करीब 13 ऐसी महिलाएं हैं, जो अब की जानकारी मेरी स्त्री देश प्रोजेक्ट की है, ऐसी 13 महिलाएं रही जिन्होंने दुनिया में ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किए, जो दुनिया में आज, चाहे हम इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे पॉलिटिकल, पब्लिक पॉलिसी, वॉरफेयर, कॉम्बैट,
इन सब की बात करें तो हमारे देश की महिलाएं, खासकर कश्मीर की महिलाओं ने अतुल्य योगदान दिया। अनफॉर्चुनेटली उस योगदान को बुला दिया गया, डिफरेंट हिस्टोरियंस उन सबको हिस्ट्री से बाहर कर दिया गया, उनका योगदान खत्म हुआ। अब लेकिन आज की तारीख में अगर हम स्त्री देश प्रोजेक्ट के थ्रू उन महिलाओं की बात करते हैं, चाहे वो यशोवती से शुरू करते हैं, अगर हमें जो करीब आज से 5000 साल पहले जो कश्मीर की दुनिया, ऐसा कह सकते हैं आज हम अपने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दुनिया की पहली रानी, देखिए रानी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है स्त्री देश के प्रोजेक्ट से। एक तो रानी होती है राजा की बीवी, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, सिर्फ उसका अस्तित्व राजा की देखभाल करना होता है। हमारे प्रोजेक्ट का जो पर्पस था वो ये था कि रानी मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, शासन प्रशासन चलाने वाला एक व्यक्ति, जो कश्मीर में हम कह सकते हैं कि दुनिया में कश्मीर ही, अविभाजित कश्मीर जो था, या एक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स, सबसे ज्यादा राजतंत्र चलाने वाली महिलाएं हिंदुस्तान में और खास करके अविभाजित कश्मीर में आई, जो यशोवती से शुरू होती है। और यशोवती के कार्यकाल से कश्मीर का नाम पड़ा स्त्री देश। ऐसा कहा गया कि दुनिया में सबसे प्रतिभावान शासन चलाने वाले जो लोग हैं या महिलाएं हैं वो कश्मीर से जन्मी। अब बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम दुनिया में जब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं जिनसे दुनिया में बदलाव आया, जैसे बैंकिंग की प्रणाली, आप भी जानते हैं, मैंने इंडसइंड बैंक को हिंदुस्तान में शुरुआत करने में मेरा बड़ा योगदान रहा। मैंने सारे जीवन में दुनिया को ये बताया कि बैंकिंग की प्रणाली वेस्ट से आई, ये टोटली गलत था। दुनिया का पहला कोऑपरेटिव बैंक एक हिंदुस्तानी महिला, एक कश्मीरी महिला ने बनाया आज से 2700 साल पहले। दुनिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो जैसे आप और हम शायद एक ही उसके हैं, और हम सब लोगों ने बचपन में राशन की दुकान से ही सामान खरीदा है। आज की जो जनता है वो अमेज़न से खरीदती है, पर हम लोगों ने राशन की दुकान से खरीदा। और इतिहास ने, आपने और मैंने वही किताबें पढ़ी है, हमको इतिहास ने ये बताया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स की देन थी, क्योंकि दे वर ऑलवेज एट वॉर, उनको जरूरत होती थी। ये टोटली गलत बात है। दुनिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो एक महिला ने, एक कश्मीरी महिला ने उसकी शुरुआत की आज से 2300 साल पहले। दुनिया की पेड आर्मी, देखिए पुरुषार्थ की सबसे बड़ी मिसाल क्या है? गौरव की, मतलब वैलर की मिसाल फौज है या कॉम्बैट है। और हमेशा से पुरुषार्थ को या बहादुरी को एसोसिएट किया गया पुरुषों से और फौज से, लेकिन ये टोटली गलत बात है। दुनिया में पहली पेड आर्मी जो बनी, कितनी कितनी एक इंपॉर्टेंट बात है, कितनी समझने वाली बात है कि दुनिया में जो पुरुषार्थ की मिसाल है उसकी शुरुआत करने वाली एक कश्मीरी महिला थी, जिसने आज से करीब 1100 साल पहले, 1150 साल पहले दुनिया की पहली पेड आर्मी की नींव रखी। कितनी, आप देखिए जहनियत कितनी इंपॉर्टेंट है कि उसने ये रियलाइज किया कि जो फौज होती है, देखिए फौज का जो कॉन्सेप्ट था पहले, वो क्या था? पैलेस गार्ड्स हुआ करते थे, जो उनको फौज कहा जाता था। फिर जब राजा कहीं मिशन पे जाता था तो वो लोगों को अपने साथ जमा करता था। इसीलिए तो वो कहानियां कही जाती थी कि हमने द्रातियां गला के तलवारें बनाई, क्योंकि लोग राजा के साथ जुड़ते थे। इसके लिए होता क्या था, जब राजा का मिशन पूरा होता था तो लूटपाट होती थी। जो राजा के सैनिक होते थे उनके पास तो उनको उनको तो पैसा नहीं होता था उनके पास में, वो लूटपाट करते थे। तो ये कश्मीर की एक महिला ने इस चीज को रियलाइज किया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, आपके पास प्रोफेशनल आर्मी होनी चाहिए। और अगर आपको प्रोफेशनल आर्मी की जरूरत है तो उनको पैसा देना पड़ेगा, आपको उनकी जरूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो दुनिया की पहली फौज जो बनी वो कश्मीरी महिला ने बनाई। अच्छा, दूसरी चीज, सबसे बड़ी पुरुषार्थ की, सबसे बड़ी बहादुरी की मिसाल आज की दुनिया में क्या है? जिसको हम कहते हैं कमांडोज। हम अब की जनता और हम और आप भी हॉलीवुड की फिल्में देख देख के बड़े हुए। हमने हॉलीवुड की फिल्में देखी जिसमें हमको एक ऐसा इंप्रेशन दुनिया में क्रिएट किया गया कि कमांडो फोर्स जो है वो दुनिया में सबसे अच्छी अगर कहीं है, शायद नेवी सील्स होगी, या जापान का G9 होगा, या मोसाड होगा, या अब हमारे भारतीय ब्लैक कैट कमांडोज। ये टोटली गलत बात है। दुनिया का पहला कमांडो दस्ता एक अंगी के नाम से एक कश्मीरी पंडित महिला ने, एक कश्मीरी पंडित महिला कहना गलत होगा, एक कश्मीरी महिला ने उसकी शुरुआत की आज से 1150 साल पहले, जिसका नाम एक अंगी था, जिस कॉन्सेप्ट को बाद में सामुराइज ने अडॉप्ट किया। एक अंगी मतलब
जब आपकी माइंड, बॉडी और सोल एक हो जाए तो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। 500 लोगों का पहला दस्ता बना जिसने काबुल की लड़ाई में अपने पुरुषार्थ का सबसे बड़ी एक एग्जाम्पल दी। काउंटर इंटेलिजेंस मैकेनिज्म, दुनिया में काउंटर इंटेलिजेंस मैकेनिज्म शुरू करने वाली एक महिला थी, एक कश्मीरी महिला थी। कश्मीर इस दुनिया के इस हिस्से में सबसे पहला आर्टिफिशियल वाटरवे सिस्टम बनाने वाली महिला एक कश्मीरी महिला थी। दुनिया में पहला ऐसा फरमान कि पशु पक्षियों का वध नहीं होगा, ये फरमान भी पहले एक कश्मीरी महिला ने ही दिया। तो अच्छा, डेमोक्रेसी की हमने जीवन भर हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी बाहर बाहर से हमने हासिल की। टोटली गलत बात है। दुनिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत करीब 3000 साल पहले कश्मीर में हुई और एक महिला ने शुरू की, जिसने पहली बार एक ऐसा तंत्र बनाया जिसमें 8 लोगों की कमेटी थी। इस 8 लोगों में एक रानी थी और वो 7 लोग जो थे वो सेक्टोरियल एक्सपर्ट्स थे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ट्रेड कॉमर्स हो, वॉरफेयर हो, फाइनेंस हो, बाकी जितनी चीजें होती हैं, ये 7 सेक्टोरियल एक्सपर्ट्स थे। कश्मीर राज्य के लिए सारे निर्णय ये कैबिनेट लेती थी और ये कैबिनेट अपना डिसीजन रानी के थ्रू वैलिडेट करती थी और राजा का काम सिर्फ इतना होता था, हाँ या ना करना। मतलब आज देखिए आपकी जो हमारी फेडरल सिस्टम है जिसमें एक प्रेसिडेंट है, जो एक डिजोर है, जिनका जो एक नॉमिनल हेड है, उनका काम हाँ या ना करना ही होता है। वो ज्यादा से ज्यादा ओपिनियन दे सकते हैं। मेन काम जो है वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। अच्छा, ये कश्मीर से इस चीज की शुरुआत हुई कि हम देखते हैं दुनिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत सबसे पहले कश्मीर से हुई। तो लेकिन कुल आज मिला क्या वजह है, आशीष, क्या वजह है कि इतना शानदार, इतना गौरवशाली इतिहास वाला कश्मीर पिछले कई दशकों से दहशतगर्दी और फिरका परस्ती का शिकार है? क्या जी, कश्मीर के लोगों को अपने उस गौरवशाली इतिहास से कुछ सीखने को नहीं मिला, या वो सीखना नहीं चाहते हैं, या सबसे उनको इंपॉर्टेंट मिसलीड किया गया कि वे सबसे अपने इंपॉर्टेंट गौरवशाली चीज, इतिहास पर ध्यान ना दें? जी, आपके आपके सवाल में ही आपका जवाब था। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनको अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि हमारा गौरवशाली इतिहास जो था वो आज से करीब 1200 साल पहले, करीब जब जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 14th सेंचुरी, जब टर्न हो रही थी, 14वीं शताब्दी में जब तुर्क और अफगानों का जब राज कश्मीर में शुरू हुआ, तो उन्होंने पूरे का पूरा इतिहास पलट दिया। वो दौर 14वीं शताब्दी का दौर जो रहा, उससे पहले 13वीं और 14वीं शताब्दी का जो दौर कश्मीर में रहा, वो दुनिया का सबसे, लोग हिस्ट्री नहीं पता, कश्मीर की हिस्ट्री सबसे मिसअंडरस्टूड हिस्ट्री है। हम लोग जब जेनोसाइड की बात करते हैं तो शायद हम जूस की बात करते हैं, हम आज सीरिया की बात करते हैं, हम अफगानिस्तान की बात करते हैं। जो कश्मीर की गलियों का इतिहास, रक्त रंजित इतिहास है, दुनिया में उससे ज्यादा खून खराबा कहीं नहीं हुआ जब अफगानों ने कश्मीर पर राज करना शुरू किया। और उस वक्त उन्होंने सबसे पहले वहां के इतिहास को खत्म कर दिया, वहां की संस्कृति को खत्म कर दिया और धीरे धीरे वो परंपरा आगे बढ़ती गई। एक आतंकी से दूसरे आतंकी तक, एक आतंकी प्रणाली से दूसरी आतंकी प्रणाली तक जब शासन बदलता रहा, तो उन्होंने अपने 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 फायदे के लिए अलग अलग तरीकों में अपनी, हमारी जो हिस्ट्री थी, इस देश की हिस्ट्री थी, कश्मीर की हिस्ट्री थी, उसको खत्म कर दिया और एक नई हिस्ट्री का जन्म कश्मीर में 14वीं शताब्दी के बाद हुआ। और पिछले 700 सालों से मुगलों के बाद में अंग्रेज, उन्होंने उसी इतिहास को एक नई शेप दे करके जब वो गए 47 में, तो हमको पकड़ा गए कि अब ये आपका इतिहास है, अब इसी को आगे बढ़ाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कश्मीरियों को खुद अपने इतिहास के बारे में पता नहीं है। कश्मीरियों को खुद ये नहीं पता कि जो कश्मीरी महिलाएं हैं, दुनिया में सबसे सशक्त महिलाएं अगर कहीं थी तो वो कश्मीर थी। वाशिंद्र भाई, मैं आपको ये कह सकता हूँ स्त्री देश के माध्यम से, इस रिसर्च के माध्यम से, कि दुनिया में कश्मीर ही वो एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन है जहां पे एक पिता अपने बेटे को शायद कभी वॉरफेयर के बारे में सिखाए, लेकिन अगर उसकी पुत्री है तो सबसे पहले वो अपनी पुत्री को युद्ध मैदान में ले जाता था। ये कश्मीर का इतिहास है कि एक पिता अपनी पुत्री को सबसे पहले
युद्ध नीति सिखाता था, युद्ध का प्रशिक्षण। और कश्मीर में ऐसी जैसे कमांडर सिल्ला थी, कमांडर चुद्दा थी, ये दो महिलाएं खासकर की, मैं मिसाल के तौर पे इन दो महिलाओं का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये श्री देश के प्रोजेक्ट में भी निकल के आई, कि ये दो आम महिलाएं थी। कश्मीर की एक मिडिल क्लास परिवारों से दो महिलाओं ने कैसे जन्म लिया और उन्होंने कैसे अपने बलबूते पे कमांडर इन चीफ की पदवी हासिल की। और एक महिला ने तो ऐसा कौशल दिखाया कि 200 साल तक उसके युद्ध कौशल के गीत गाए जाते थे कि कैसे राजा ने मैदान छोड़ के भाग गया और उस लड़की ने 24 घंटे में पूरा युद्ध बदल दिया और राजा को तोहफे में वो जीत जीत सिखाई। तो एक ऐसी ऐसी परंपरा हमें दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती कि एक पिता अपनी अच्छे से पुत्री का लालन पोषण आपके युद्ध के मैदान में आपके करता है। जवाबों से मुझे थोड़ा सा इस पूरे डिस्कशन को थोड़ा सा पॉलिटिकल फ्लेवर देने का मन कर रहा है। क्या बिल्कुल। क्या पंडित नेहरू ने कश्मीर के उस गौरवशाली इतिहास की बाकी चीजों को भले ही ना समझा हो, लेकिन एक पिता अपनी पुत्री को किस तरह से ट्रेन करता है, पंडित नेहरू ने भी उसी परंपरा का निर्वाह किया कि इंदिरा जी को उन्होंने हर तरह के ट्रेनिंग दिया राजनीति का। बिल्कुल और पिता और दूसरा सवाल पुत्री मेरा के। ये है जी 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 दूसरा जी सवाल ये है जी कि आजाद हिंदुस्तान में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कश्मीर के लोगों का ही नियंत्रण रहा जी और सत्ता के शीर्ष पर कई दशकों तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली कश्मीर के लोगों का ही आधिपत्य रहा। जी बावजूद इसके कश्मीर के इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में बताने में क्या आजाद हिंदुस्तान के जितने भी लोग रहे वो विफल रहे, वो चाहे बिल्कुल। पंडित नेहरू रहे हों या एब्सोल्युटली पंडित अटल एब्सोल्युटली। बिहारी वाजपेयी तक, पंडित नेहरू से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक देखिए कश्मीर जो का आप प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली सत्ता के शीर्ष पर हमेशा रहा। जी तो बिल्कुल इन दो आपने सवालों के बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। लोग ये सवाल नहीं पूछते हैं। इससे मुझे लगता है कि आप मतलब बहुत कम लोग हैं इतना जो कश्मीर के नहीं होते हुए पर उनको कश्मीर की इतनी जानकारी है। कश्मीर को डिस्ट्रॉय किया गया पर्पसली कश्मीर के लीडर्स ने, चाहे वो हिंदू हुक्मरान रहे हों, चाहे मुसलमान हुक्मरान रहे हों। जिसने भी कश्मीर पे राज किया 47 के बाद में, उसने कश्मीर की जो एक गौरवशाली इतिहास था उसको पर्पसली कभी आगे वापस नहीं आने दिया। क्योंकि जैसा हम बिहार में देखते हैं या ऐसी जगहों पे हम देखते हैं जहां जानबूझ के लोगों को गरीब, मेंटली गरीब और फिजिकली या इकोनॉमिकली गरीब इसलिए रखा जाता है कि उन पे राज करना, उनको एक समोसा देके आप उनसे वोट ले सकते हो। कश्मीर अलग नहीं रहा। खास ये शुरुआत हुई शेख अब्दुल्ला और जो नेहरू, शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच का जो एक टसल था। जो आज कश्मीर में हो रहा है वो 90 में नहीं हुआ, उसकी शुरुआत 47 में फॉर्मली हुई जब शेख अब्दुल्ला को जेल भेजा गया। एक ग्रेट कश्मीर कंस्पिरेसी केस हुआ और शेख को करीब एक दशक के लिए जेल में रखा गया। जब शेख अब्दुल्ला बाहर आए उन्होंने ये बहुत अच्छे से रियलाइज किया कि अगर मुझे कश्मीर पे राज करना है तो मुझे एक जो आतंकी नीति उसको विरासत में मिली थी, एक मुस्लिम कहना सही नहीं होगा, आतंक की जो सोच थी कि मुझे अब एक यहाँ पे एक इस्लामिक राज मुझे बनाना है, तभी मेरा वर्चस्व बनेगा। तो सन 47 में उनकी जो एक उनकी ऑटोबायोग्राफी, खैर वो पढ़े लिखे खुद नहीं थे तो, लेकिन जो उन्होंने उनके नाम पे क्रेडिटेड है ऑटोबायोग्राफी, उसमें वो खुद कहते हैं कि मैं एक ऐसे कश्मीर की कल्पना करता हूं जहां पे एक एक हिंदू एक मुसलमान के घर में नौकर होगा और सारा का सारा जो निजाम है वो मुसलमानों के हाथ में होगा। ऐसे कश्मीर की मैं कल्पना करता हूं। उसके बाद में 4 pronged स्ट्रेटेजी, वाशिंद भाई, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। हम अपने आप को बड़े गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी के लिए सबसे शर्म की बात यह है कि इसी डेमोक्रेसी के साये में एक पहली बार ऐसा देखा गया दुनिया में कि इतनी क्लिनजिंग ऑफिशियली, इतनी क्लिनजिंग के 4 स्ट्रैटेजीज ऑफिशियली एक डेमोक्रेसी में आज तक कहीं नहीं हुए कश्मीर के अलावा। ये 4 स्ट्रैटेजीज क्या थी शेख अब्दुल्ला की? पहली कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया। दुनिया में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हर जगह पे आए, लेकिन दुनिया में जो कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया, दुनिया में वैसा कहीं लैंड रिफॉर्म एक्ट नहीं आया कि आपने एक
एक कम्युनिटी की पूरी लैंड ले ली और वो मुस्लिम समुदाय को दे दी लैंड रिफॉर्म एक्ट के नाम पे, और जिससे आपने लैंड ली उसको एक पैसा भी कॉम्पनसेशन नहीं मिला। ये दुनिया में ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ है। इसके पीछे की मंशा क्या थी कि अगर हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिवली ज्यादा क्वालिफाइड हैं, अगर उनसे राज छीनना है तो सबसे पहले उनकी जमीनें छीन लो, उनकी प्रॉपर्टीज छीन लो। तो कश्मीर में ऐसा हुआ, दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं हुआ। दूसरी, नौकरियां नौकरियां खत्म कर दी गई। जो काबिल लोग थे उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। जैसे मेरे पिताजी जब सरकारी नौकर थे, मैं बचपन से मैंने वो देखा है, ये आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। मैंने देखा है कैसे सरकारी फरमान आते थे कि 500 लोगों को नौकरियां दे दो। वो गवाह, उन्होंने कभी स्कूल भी नहीं देखा होता था। 1000 लोगों को नौकरियां दे दो। और ऐसा होता था कि मेरे पिताजी जहां जहां दौरे पे जाते थे वहां हजारों लोग आते थे और मेरे पिताजी के बारे में कहते थे, अरे ये वो इंसान है जो नौकरियां देते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ बंधे हुए आते थे क्योंकि पॉलिटिकल मास्टर से फरमान लिख के आता था, इतने गांवों में इतने इन सब, तो हिंदुओं को नौकरी मिलना बंद हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने तीसरी चीज लाई शेख अब्दुल्ला ने, जिसको कहते हैं, ये बड़ी हास्यास्पद बात है और हिंदुस्तानियों को इस बात का पता नहीं है, J&K स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये आप कह सकते हैं जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वैसे ही कश्मीर में J&K स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन हुआ। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती थी, प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशंस ये लोग नियंत्रित करते थे। ये इतनी हास्यास्पद बात है कि आपको शायद इस बात पे यकीन भी ना हो कि दुनिया में J&K स्टेट ही एक ऐसी स्टेट थी जहां मेरिट पे कभी भी एडमिशन नहीं मिलता था। आप अगर 10वीं का रिजल्ट देखें, 12वीं का रिजल्ट देखें, डिग्री फाइनल ईयर का रिजल्ट देखें, 1 से लेकर 90 तक सारे पढ़े लिखे लोग होते थे, जो ज्यादातर हिंदू होते थे। एक सरदार होता था, एक आधा मुसलमान होता था। लेकिन जब पॉलिटेक्निक की लिस्ट लगती थी, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, प्रशासनिक सेवा की, नौकरी की जब लिस्ट लगती थी, 1 से लेकर 99 तक सारे मुसलमान होते थे। क्यों? क्योंकि मेरिट लिस्ट कहीं कंसिडर नहीं होती थी। जब एडमिशन मिलता था एक प्राइवेट इंटरव्यू के बेसिस पे मिलता था, आपके पास सिर्फ 33% नंबर होने चाहिए। अच्छा, ये सब कैसे हो पाया? चौथा प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी था आर्म स्ट्रगल, जो 1990 में हुआ। मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि 370 पे किसी का ध्यान नहीं गया। ये सारी की सारी इतनी क्लींजिंग 370 क्यों जरूरी था उनके लिए, शेख अब्दुल्ला के लिए और देश के। लेकिन ये ये एक हास्यास्पद बात है कि जिस देश में नेहरू हुआ, जिस देश में गांधी हुआ, जिस देश में सरदार पटेल हुए, जिस देश में इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हुए, उन बुद्धिजीवियों की अकल पे इतना बड़ा पर्दा पड़ा था कि उनको ये दिख नहीं रहा था कि 370 के पीछे क्या हो रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन सब लोगों ने, चाहे वो राइटिस्ट लोग हों, चाहे वो लेफ्टिस्ट लोग हों, या वो कहीं के भी लोग नहीं हो, इन सब लोगों की मिली भगत की वजह से आज कश्मीर बर्बाद है। आज कश्मीर में कोई कोई आजादी की मुहिम नहीं है। ये बेवकूफी की बात है। कश्मीर में आज अगर लड़ाई है, किस चीज की लड़ाई है? कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। किस लिए? ड्रग्स के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है सस्ती जमीन को महंगे में बेचने का। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है आर्म्स रेस के लिए। जो हमारे टाइम में जब हम 10वीं 12वीं में होते थे, हमारे यहाँ एक मुश्किल से एक पुलिस की चौकी होती थी जिसमें एक साइकिल होती थी, एक थानेदार होता था। आज उसी थाने में 6-6 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। वही एसएचओ जब निकलता है, लाव लश्कर के साथ निकलता है। ये सत्ता का जो नशा है, जो हम कहते हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेंड दीज पीपल बैक टू द बैरक्स। ये सत्ता का नशा इतना खतरनाक है, चाहे वो भारतीय फौज हो, चाहे वो पुलिस हो। इन सब लोगों के लिए कश्मीर एक नशा है, ताकत का नशा है। अदरवाइज आप देखिए, पुलिस की क्या, जब जब शांति होती है तो कहीं पुलिस दिखती है? नहीं दिखती है। क्या फौज कहीं दिखती है? फौज का तो ऐसे भी देश के अंदर में कोई काम नहीं है, उनका काम बॉर्डर के ऊपर है। लेकिन कश्मीर ही वो प्रदेश है जहां इन सब लोगों की ताकत, इनको ताकत का वो जो नशा है, वो कश्मीर में दिखता है। रुतबा आज आप दिखाना है, अपना रुतबा रुतबा दिखाने का मौका है आज कश्मीर मैं में। आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं कश्मीर से इतना जुड़ा हुआ हूं। मैं विस्थापित हूं, लेकिन आज भी मेरी आत्मा कश्मीर में बसती है और मैं कश्मीर के लिए इतना काम कर रहा हूं। चाहे स्त्री देश, मैंने 2 साल कश्मीर में शूट किया है, स्त्री देश।
वहां बड़े बड़े लोगों को शूट करने का मौका नहीं मिलता, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को परमिशन नहीं मिलती। जहां मेरा सौभाग्य रहा स्त्री देश को शूट करने का, पहली बार प्रोफेशनल कैमरा लेके वहां शूट हुआ है। ये मेरी समझ है कश्मीर को। आज कश्मीर में कश्मीर की नस्ल जो है, एक यूथ की नस्ल जो है, वो खत्म हो रही है ड्रग्स की वजह से। आज इतना ड्रग एडिक्शन कश्मीर में है, मेरे ख्याल से हम लोग गोवा, बॉम्बे, इन सब चीजों में उलझे हुए। कश्मीर में सिर्फ एक आतंकवाद जो है, या जो ये आजादी की मुहिम है, ये मुखौटा है। इसके पीछे दुनिया के बड़े बड़े कैपिटलिस्ट जो है वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर दिया। कश्मीर की यूथ है आज ड्रग एडिक्ट बन गई है। इतना ज्यादा, एक जमाने में मतलब महिलाओं का इतना सम्मान होता था। आज जब टूरिस्ट जाते हैं तो सबसे पहले एक होटल वाला उनको बोलता है कि क्या लड़की चाहिए। इतनी बुरी हालत, एक दुनिया की सबसे सशक्त संस्कृति थी, आज भी वाशेंद्र भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक टाइटल दर्ज है कश्मीरी पंडित्स के नाम पे, कि दुनिया की दी ओनली कम्युनिटी इन द वर्ल्ड विद 100% लिटरेसी रेट। इतने विस्थापन के बाद में, अपनी जगह से टूटने के बाद में, तब भी इस कम्युनिटी ने 100% अपना वो रखा है कि सब सब लोग पढ़े लिखे। लेकिन कश्मीर में आज क्या हो रहा है, सब खत्म हो गया, संस्कृति खत्म हो गई, ड्रग एडिक्शन, प्रोस्टिट्यूशन, आर्म्स। और अब ये जो टेररिज्म है, मजे की बात ये है, कोई सोचता नहीं है, टेररिज्म एक माइक्रो इकोनॉमी बन चुकी है आज कश्मीर में। किसी को आजादी नहीं चाहिए। जब एक आतंकवादी गन फाइट में भागता है तो वो अपना छोटा सा पिस्तौल एक घर में छोड़ जाता है, तो उस घर वाले को 500 रुपए मिलता है। अगर वो AK-47 छोड़ता है तो 1200 रुपए मिलते हैं। अगर वो आतंकवादी एक घर में एक रात को रुकता है तो 5000 रुपए मिलते हैं। अगर वो महीना भर रुकता है तो 50,000 रुपए मिलते हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी माइक्रो इकोनॉमी बन चुकी है। ये नशा है, ये नशा है, ये सत्ता का नशा है, ये पैसे का नशा है, ये जुए का आशीष, नशा है, लेकिन ये लत एक बन और चुकी बात कही जाती है, जो लोग कश्मीर से बाहर हैं, दिल्ली हैं, बॉम्बे हैं या देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, है। जी। उन लोगों का एक ही आरोप है एक तरह से कश्मीरी पंडितों पर, कि कश्मीरी पंडित कश्मीर के बाहर पूरी दुनिया में कश्मीर के बारे में चिंता जताते हैं, कश्मीर में सुधार की मांग करते हैं, लेकिन जब उनको कहा जाता है कि आप वापस जाइए, अपने घरों को जाइए, सरकार आपको हर तरह से प्रोटेक्शन देने को तैयार है, तो वे अपने घरों को जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कश्मीरी पंडितों को लेके जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये कब इसमें बदलाव और आएगा? बहुत आपने बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछा है। और इससे मैं समझता हूं कि इससे खतरनाक सवाल कश्मीरी समाज के लिए कोई हो नहीं सकता। और ये बड़ा, ये पूरे देश को इस सवाल का जवाब समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहला सवाल, कि मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं, मैं बाहर क्यों जाऊं। अब ये सवाल मैं ऐसा मानता हूं कि ये सवाल मेरे लिए है, क्योंकि मैं भी वही। अब देखिए, जब मैं कश्मीर से, जब हम लोग निकले थे, मुझे आज भी वो रात याद है कि जब हमारे परिवार को निकलना पड़ा था। अगर भारतीय फौज नहीं होती तो शायद हम लोग जिंदा बाहर भी नहीं निकल पाते। मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब थी, और कैसे एक एम्बुलेंस में हम लोगों को रेस्क्यू किया गया। पूरे पूरे रास्ते में काफिरों, कश्मीर छोड़ दो, तुमको मार देंगे, खैर वो सब बातें लोग जानते हैं, कैसे हमको निकलना पड़ा वहां से। ये मेरी कहानी नहीं है, सबके साथ करीब करीब वैसा ही हुआ। मैंने अपना एक परिवार का, मेरी जो मासी है, पूरी जॉइंट फैमिली में रहती थी, 10 लोगों को दिन दहाड़े उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। और वो पूरे मोहल्ला जो था, उस मर्डर का जिम्मेवार मैं मानता हूं वो पूरा मोहल्ला था। क्यों? हम अपनी मासी को हमेशा कहते थे कि आप निकल के आइए, आपको आना चाहिए, अब बहुत हो गया, अब हालात वैसे नहीं रहे। उनका पूरा मोहल्ला आया, उन्होंने कहा कि आप कैसे जा सकती हैं, आप हमारी जिम्मेवारी है, जब तक हम हैं कोई आदमी आपको हाथ नहीं लगा सकता, ये हमारी जिम्मेवारी है। जब सुबह 9:30 बजे जब आतंकवादी आए और उन्होंने पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, 2 दिन तक मेरे परिवार की लाशें आंगन में पड़ी रही। वो मोहल्ले में से कोई एक ऐसा आदमी नहीं था जो आए और उन लाशों को कम से कम अस्पताल ही ले जाता। 2 दिन वाशेंद्र भाई वो लाशें वहां पड़ी रही, हो सकता है वो लोग बच जाते। उनको किसने मारा? आतंकवादियों ने, या उन मोहल्ले वालों ने, जिनको उनको पहले ये कहा कि आप हमारी जिम्मेवारी है, हम आपको बचाएंगे। और उनमें से किसी को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आके उनको देख भी जाता उन लाशों को। इसमें अब इस सवाल से ये स्थिति बताने का पर्पस क्या था? ये मेरे परिवार की बात है। क्या मुझे पुलिस से डर था? मुझे किस से डर था?
मुझे आतंकवादियों का डर था और मुझे हौसला किनका था। मैं वहां रुका क्यों? क्योंकि मेरे जो मैं समझता था कि जो मेरे बड़े भाई हैं, जो बड़ी देखिए एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी एक बड़े भाई का काम करती है। कश्मीरी पंडितों के लिए मुसलमान उनके बड़े भाई थे, क्योंकि एक बहुत माइक्रो इकोनॉमी है और एक मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे, मेरे लिए वो बड़े भाई थे। उन्होंने कहा आप रुक जाओ, हम रुक गए, लेकिन जब हमारी पीठ पे खंजर भोंका तो वो बड़े भाई कहाँ थे? तो क्या आज वो आशीष कौल वापस उस मोहल्ले में जाके रह पाएगा? पहला सवाल। दूसरी चीज, आज मेरा वो घर तो है ही नहीं। जैसे मेरे घर में आज आतंकवादी रहता है, उसके कागज बदल गए, ऐसा ही अच्छा बाकी के जो घर थे मेजॉरिटी लोगों के, उनके घर जल गए, सब खत्म हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। तो जब मैं अब मैं कहाँ रहूंगा? वो जले हुए घर में रहूंगा। तीसरी चीज, मैं वहां जाके क्या करूंगा? क्या मेरे लिए कोई सरकार नौकरी की व्यवस्था कर रही है? नहीं कर रही है। जितने पैकेजेस हैं, आप जानते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, खरा जवाब दूंगा, जो आपको कोई नहीं जवाब देगा। जितने आप आरटीआई फाइल कीजिए, जितने ये पीएम पैकेज में जो कहने के नाम पे कश्मीरी पंडितों के लिए नौकरियां निकलती हैं, आप चेक कीजिए उसमें से कितने कश्मीरी पंडितों को नौकरी मिली। वो सब की सब देखिए, हमारा संविधान इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा संविधान क्या है? सेक्युलर। हमारा संविधान हिंदू को नौकरी देने की आरक्षण नहीं दे सकता। ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। अच्छा, अब उसमें क्या हो रहा है कि जब हम कहते हैं रेफ्यूजीज, हम अपने आप को कहते हैं हम रेफ्यूजीज हैं इस देश में, लेकिन आप जानते हैं कि अगर 100 रेफ्यूजी हैं, 100 में से 50 मुसलमान भी रजिस्टर हुए हैं, ये सारे के सारे फायदे मुस्लिम समाज को मिलते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे पैकेजेस हो। आप जानते हैं कि जो रिलीफ के नाम पे कश्मीरियों को एक बदनुमा दाग लगाया जाता है कि अरे आपको तो रिलीफ मिलता है, आपको तो सरकार चावल देती है, खाने के लिए सामान देती है। अगर आधा हिंदू को मिलता है, आधा मुसलमान को भी मिलता है। ये बात कहने के लिए कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, पर सच ये है। तो सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आप वापस जाना चाहते हो, बिल्कुल जाना चाहता हूं। क्या आप वहां रहना चाहते हो? बिल्कुल रहना चाहता हूं। लेकिन क्या मुझे एक सर्कस में, एक पिंजरे में एक जानवर की तरह रखा जाएगा जहां 7 बजे शाम को ताला बंद होगा और सुबह 8 बजे खुलेगा? ऐसे सर्कस, वेसु नाम की एक जगह है अनंतनाग से बाहर, काजीगुंड और अनंतनाग के बीच में वेसु नाम की एक जगह है, वहां ऐसा कैंप चलता है। आप जानते हैं वाशिंद्र भाई, कहीं मीडिया में इस बात की चर्चा नहीं होगी क्योंकि इसको आगे नहीं निकल। जब इस बारी कश्मीर में कहते हैं 40 साल के बाद बहुत जबरदस्त बर्फ पड़ी, जो ये कैंप है जहां पे रात को 7 बजे ताला लगता है, सुबह 8 बजे खुलता है, क्योंकि वहां हिंदू रहते हैं, उसमें इतनी बर्फ पड़ी कि उनकी छतें टूट गई। अच्छा, बगल में एक नई बिल्डिंग थी जिसका उद्घाटन नहीं हुआ है। ये आप जो मैं कह रहा हूं, ये आप चेक कर सकते हैं, ये पुलिस ने केस बनाया है। वो लोग अपने परिवार, अपने बच्चों को बचाने के लिए उस बिल्डिंग में उन्होंने शरण ली जिसका उद्घाटन नहीं हुआ था। आप जानते हो भारत सरकार ने क्या किया? उन लोगों के खिलाफ पुलिस में केस कर दिया गया कि आपने कैसे ये जुर्रत की कि आप अपने परिवार को बचाने के लिए एक ऐसी बिल्डिंग में गए जिसका सरकारी उद्घाटन नहीं हुआ था। वो सब के सब सरकारी मुलाजिम हैं जिनकी आज सैलरी बंद है पिछले 5 महीनों से। क्यों? क्योंकि वो जहां रहते थे वो टूट गई छतें, अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने जहां शरण ली। तो क्यों तुमने शरण ली? उनकी सैलरी बंद है क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है और उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई। तो तो इसका ये मतलब तो यही है कि रेजिम भले ही बदल गई हो, धारा 370 भले ही हट गया हो, बड़े बड़े वायदे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल वर्किंग स्टाइल है, जो नीत और वो नियत का सवाल है, उसमें कोई खास अंतर अभी तक दिखाई उसमें नहीं दे रहा है नहीं, नहीं, ग्राउंड लेवल आप पर। आप बहुत शालीनता से इस बात को कह रहे हैं। ये लोगों ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है। देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप सरकार नहीं चला सकते। आज लोगों की सरकार इसलिए चल रही है क्योंकि कश्मीरी पंडित एक पॉलिटिकल फॉडर है। कश्मीरी पंडित के नाम पे सियासत होती है। लेकिन सच तो ये है कि क्या कश्मीरी पंडित वहां जाके अगर रहेगा तो कैसे रहेगा? जब वहां आज की तारीख में, आप जानते हैं, पिछले वो 3 महीने पहले एक केस हुआ था बारामूला में। एक आदमी ने एक वो पोस्ट किया था फेसबुक पे कि मुझे डोमिसाइल मिल गया, 2 दिन के बाद उसकी हत्या कर दी गई। क्या यह पॉसिबल है? क्या भारत सरकार हर कश्मीरी पंडित को सुरक्षा दे सकती है? ये संभव ही नहीं है। क्या ये कहीं से भी पॉसिबल है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको सुरक्षा देगा कौन? आपको सुरक्षा देगा वहां का समाज। कश्मीरी पंडित अगर वहां रह सकता है गर्व के साथ में, सम्मान के साथ में। देखिए, जब आप लखनऊ में रहते हैं तो क्या आपको घर से बाहर निकलने, क्या लखनऊ में दंगे नहीं होते? दंगे फसाद अब हिंदुस्तान की नियति बन चुका है। लेकिन क्या हाँ, आप घर से बाहर, क्या आपको लखनऊ में घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है? क्या आपको ऐसी जरूरत महसूस होती है कि आपको पुलिस वाला साथ चाहिए, कि आप कहीं होटल में खाना खाने जाएंगे तो आप पे हमला होगा?
आप घर लौट के आएंगे तो आपको कोई गोली मार देगा, क्या आपको ऐसा कोई डर है? नहीं है। लेकिन कश्मीर में जब आप रहेंगे आपको ये सारे डर हैं। अच्छा, इन डर का सोल्यूशन क्या है? इस डर का सोल्यूशन सिर्फ वहां का मुस्लिम समाज है। देखिए, एक आम आदमी को सुरक्षा किससे चाहिए? समाज से सुरक्षा चाहिए। कश्मीरी पंडित जब वहां से निकले तो वो क्यों निकले? क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। जिन लोगों से आपको उम्मीद थी कि वो लोग आपकी रक्षा सुरक्षा करेंगे, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आपको पुलिस और फौज कैसे सुरक्षा दे सकती है? ये कहां से संभव है? क्या भारत सरकार आज की तारीख में, ये देखिए, लोगों को शर्म आती है ये बात कहते हुए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मिलिटराइज जोन अगर कहीं है, कश्मीर में। 25 लाख की आबादी के हिसाब से करीब 10.5-11 लाख की फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, मतलब हर 4 कश्मीरी के पीछे एक पुलिस वाला है। दुनिया में ऐसी सिचुएशन कहीं नहीं है। आपने क्या उखाड़ लिया इतने सालों में? देखिए, जब मुझसे कभी कभी लोग ये सवाल करते हैं कि आपको भी लड़ना चाहिए, तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूं। मैं डरपोक हूं, मैंने कभी शस्त्र विद्या नहीं सीखी, और जब मुझे मेरे परिवार वालों को मारा गया, मैं चुपचाप दूम दबा के मैं भाग गया, ये मैं मानने को तैयार, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताइए कि आपने वहां पे दुनिया की सबसे डिसिप्लिन फौज भेजी, दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रोफेशनल फौज भेजी, जो 25-30 साल से वहां लड़ रही है, मर रही है, देश का तिरंगा उठाए फिर रही है। वहां पे अगर देश का तिरंगा चल रहा है तो हमारे जवानों के खून से लथपथ होकर वो तिरंगा वहां चलता है। क्या उन्होंने आतंकवाद पे विजय पाई? दुनिया की सबसे प्रोफेशनल फौज, जिनका काम है दुश्मन को मारना, वो 30 सालों से वहां स्ट्रगल कर रही है। तो एक आम आदमी से आप कैसे उम्मीद करते हो कि वो उठेगा, लड़ेगा? और जबकि समीकरण वैसा था भी नहीं। कश्मीरी पंडित 1.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थे। हम लोग, मतलब जैसे 5 घर यहाँ रहते थे, 5,000 मुस्लिम घर थे, तो वो कभी फाइटिंग चांस आपके पास था ही नहीं। अगर होता भी तब भी वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आप कहते हो आशीष कौल तुम्हें भी लड़ना चाहिए, मैं कहता हूं हाँ, मैं भी लड़ूंगा, लेकिन मुझे पहले ये तो बताओ, जिसको आपने ट्रेन करके वहां भेजा वो तो बेचारा 30 साल से लड़ रहा है, मर रहा है, वो सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं कर पाया, और आप ये उम्मीद करते हो कि एक आम कश्मीरी अपने हक के लिए लड़ेगा? उसको तो चुन चुन के मारा जाता है वहां पे। आज आपकी सरकार के सरपंच कोल्ड ब्लड में मारे गए, क्या उनकी आप रक्षा कर पाए? कश्मीरी पंडित की रक्षा कैसे करेंगे? तो ये लोगों को बेवकूफा बनाते हो, ये मेरे ख्याल से सरकार को ये बेवकूफ बनाना बंद कर देना चाहिए। सच ये है कि वहां पे ग्राउंड पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। जो टीवी पे दिखता है, जो अखबारों में छपता है, वो क्लिनिकल होता है। लेकिन सच ये है कि अच्छा, मुझे बताइए, ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं वाशिन भाई, क्या आप जानते हैं कि पिछले 2 महीने में करीब 1 महीना कश्मीर पूरा बंद रहा? कहीं मीडिया में आपको पढ़ा सुनाई दिया इस बारे में? बुरहान वानी की बरसी होती है, उसके बाद मकबूल बख्श की बरसी आती है, ये दोनों करीब साथ साथ आते हैं। 1 महीने के लिए पूरा कश्मीर बंद था। कहीं आपने सुना? कहीं नहीं सुना, कहीं मीडिया में नहीं दिखेगा आपको, कहीं इस बात की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हम लोग सच से बड़े डिस्कनेक्टेड हैं। फिर और कश्मीर को लेकर के सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इट्स एन इम्पर्वियस सोसाइटी। आप कश्मीर के बारे में उतना ही जान सकते हैं जितना आपको बताया जाएगा, क्योंकि आपको कश्मीरी भाषा नहीं आती। हम यूपी के बारे में चर्चा कर सकते हैं, बिहार के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, गुजरात के बारे में, पंजाब के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि हिंदी बोली समझी जाती है, आप यहाँ का पॉलिटिकल समीकरण समझ सकते हैं। कश्मीर समझने के लिए आपको एक इंटरप्रेटर की जरूरत है। आज के कश्मीर में सरकार सबसे बड़ा इंटरप्रेटर है। तो वो जो आपको बताती है, वो आपका बेस डिस्कोर्स वहीं से सेट हो जाता है कि हमने 370 हटाया। अरे 370 हटाया, मुझे बता दो, क्या मुझे आप एक आदमी बता दो जो जो उत्तर प्रदेश से ये कह सके कि मैं कश्मीर में जाके जमीन खरीद पाया? मैंने आज से 2 साल पहले कहा था कि ये बहुत बड़ा छलावा है, इससे सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 370 को जो नुकसान करना था वो कर चुका है। 370 को हटाने नहीं हटाने से, देखिए, एक जगमोहन नाम के एक व्यक्ति थे। जब कश्मीर के गवर्नर थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर में हम लोग तब कॉलेज में पढ़ते थे, मिसाल देते थे कि जम्मू की सड़क पे जेट प्लेन लैंड कर सकता है। ये आज जम्मू की सड़क पे अगर आप गाड़ी आप चला के ले जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। पूरा शहर कूड़े के दान पे बैठा हुआ है, करप्शन से लिप्त है पूरा प्रदेश, जहां देखो अफरा तफरी है, सब खत्म हो चुका है। आज 370 नहीं है तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? जगमोहन के टाइम में 370 था, लेकिन जगमोहन के टाइम में
जम्मू की सड़कें मक्खन जैसी, जेट प्लेन लैंड कर सकता था, करप्शन खत्म हो चुका था, सरकार काम करती थी, प्रशासन काम करता था, कहीं आपको कूड़ा नहीं दिखता, बिजली टाइम पे आती थी, पानी टाइम पे आता था, और वैष्णो देवी जैसा श्राइन बोर्ड, जो आज भी एग्जाम्पल लिया जाता है तिरुपति बालाजी के बाद में, कि सबसे प्रोफेशनली मैनेज श्राइन अगर कोई है तो ये माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड है। उस समय 370 नहीं था, जगमोहन के टाइम में भी तो 370 था, लेकिन सबसे अच्छी काबिल सरकार अगर जम्मू कश्मीर में रही तो उनके उनके अंडर में रही। इसका आज मतलब आशीष की नियत का सवाल है, अगर नियत ठीक है। टोटली नियत का सवाल है, टोटली नियत का सवाल है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और उम्मीद है कि जो आप लोगों ने मूवी बनाई है स्त्री देश, इसको हर भारतवासी देखेगा, शासन प्रशासन में जो लोग भी हैं वे देखेंगे, और इस मूवी की जो ऐतिहासिक सच्चाई है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर किसी दूसरे एपिसोड में मिलेंगे, किसी और विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।